नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 101 से प्रारंभ होगा। प्रश्न संख्या 101 में पूछा जा रहा है कि मुगलों के द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित होते थे। तो याद रखिएगा, ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये अकबर के समय में प्रारंभ हुई। यदि हम मनसब के अर्थ की बात करें तो मनसब का अर्थ होता है श्रेणी या पद, और मनसबदार किसे कहा जाता है? वह अधिकारी जो सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त किया हो उसे मनसबदार कहते थे। और याद रखिएगा, इसी मनसबदारी व्यवस्था के तहत पद, वेतन और सैन्य उत्तराधिकार निर्धारित होते थे। यहां पर एक तथ्य और याद रखिएगा, ये जो मनसबदारी व्यवस्था है ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 101 का डी विकल्प सही हो जाएगा। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व ये तीनों मनसब व्यवस्था के तहत निर्धारित होते थे। प्रश्न संख्या 102 देखिए। प्रश्न संख्या 102 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजमचार्य के संबंध में सत्य नहीं है। पहला दिया गया है, इनका जन्म 11वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए प्रश्न संख्या 102 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब इसका सही क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, जो रामानुजमचार्य थे ये 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु के पेरुम्बर नामक स्थान पर जिनका जन्म हुआ था। ठीक है, यानी रामानुजमचार्य का जन्म कहां हुआ था? तमिलनाडु राज्य के पेरुम्बर नामक स्थान पर। बी विकल्प में लिखा है कि ये अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। ये भी सही है। और आपको ये पता है कि जो अलवार संत थे वो किसके उपासक थे? तो वो विष्णु जी के उपासक थे। सी विकल्प में लिखा है कि इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये भी सही है कि रामानुजमचार्य ने ही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि रामानुजमचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे तो आपका जवाब होगा श्री संप्रदाय से संबंधित थे रामानुजमचार्य। इस प्रकार प्रश्न संख्या 102 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 देखिए। पूछा जा रहा है कि संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है। याद रखिएगा, ये जो कावेरी पत्तनम है ये एक बंदरगाह है और इसका संबंध चोलों से है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 103 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। और चोलों की जो राजधानी थी वो प्रारंभ में उरैयूर थी और बाद में पुहार हो गई। और एक और बात आपको याद रखना है कि चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो था राजेंद्र तृतीय। प्रश्न संख्या 104 देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। तो देखिए यहां पर विकल्प सी में आप सीधा देख रहे हैं कि महान्यायवादी को हटाना। अभी आपने पिछले दिनों के जो टेस्ट सीरीज को देखा है उसमें महान्यायवादी पर चर्चा हुई और आपको यह मैंने बताया था कि अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करता है। इसलिए आपका यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा कि महान्यायवादी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। जरा यहां पर विकल्प ए की तरफ नजर रखिए। लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। याद करिए, अभी हाल ही के दिनों में संसद और उच्चतम न्यायालय के बीच में एक टकराव की स्थिति देखी गई है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। तो जरा ये तथ्य यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। अर्थात जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना और गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। और इसी अनुच्छेद 124 के सब क्लास 4 में लिखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही संसद प्रत्येक सदन से 2/3 बहुमत से इस बात का प्रस्ताव पारित करेगी और उसका अनुमोदन राष्ट्रपति महोदय के बाद होने के बाद वो अपने पद से न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप इस प्रश्न के साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 105। देखिए, आपको प्रश्नों को करते समय जो वर्तमान समय में गतिविधियां चल रही हैं उससे भी संबंधित जो भी आपकी संवैधानिक स्थिति है उस पर आपको जरूर चर्चा कर लेनी चाहिए। प्रश्न संख्या 105 में कहा जा रहा है कि यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, सही है। कथकली का संबंध केरल से है, यह भी सही है। कुचिपुड़ी, याद रखिएगा कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 105 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें उड़ीसा राज्य की तो वहां पर जो नृत्य है वो है ओडिसी और
मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है, ये भी सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 105 का सी विकल्प सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है कि वर्ष 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब कारण में बताया जा रहा है कि मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इसके खिलाफ हो गए थे। यह कारण भी बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि जब 1737 में दिल्ली पर धावा बोला था मराठों ने, तो इनके प्रभुत्व यहां पर तेजी से विस्तारित हुए और इससे जो अन्य शासक थे वो मराठों के खिलाफ हो गए थे। इसीलिए 1761 14 जनवरी 1761 ये जो पानीपत की तृतीय लड़ाई है, इसमें मराठों का अन्य शासकों ने सहायता नहीं किया। आप सभी को पता है कि जो पानीपत की तृतीय लड़ाई है, ये अफगानों के अहमद शाह अब्दाली, जिसको अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जानते हैं, और मराठों के बीच में हुआ था। यदि ये पूछा जाए कि उस समय मराठों का पेशवा कौन था, तो याद रखिएगा बालाजी बाजीराव था। क्लियर है? तो इन सभी तथ्यों को इस प्रश्न से संबंधित याद रखेंगे। यहां पर आपका कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है, इसलिए प्रश्न संख्या 106 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 में पूछा जा रहा है कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया के संबंध में किस एक इतिहासकार का यह कहना था कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य और सक्षम थी। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज का यह मानना था कि जो रजिया सुल्तान है, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, वो अपने सभी भाइयों में योग्य और सक्षम थी। इसलिए प्रश्न संख्या 107 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 108। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों के अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया तथा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया था। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, दंती दुर्ग ने। याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था और इसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा दंती दुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार किया और उन्हें पराजित किया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान को कराया था। इसलिए प्रश्न संख्या 108 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109 में पूछा जा रहा है कि भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर तथा, याद रखिएगा यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, निरंतर तथा त्वरित वृद्धि हुई। इस प्रकार प्रश्न संख्या 109 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी को पता है कि 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें जो 10 की वृद्धि थी वो क्या थी, ऋणात्मक थी। कितनी थी, -0.31%। क्लियर है? और उसके बाद जो भारतीय जनसंख्या है वो निरंतर और त्वरित वृद्धि से आगे बढ़ी। प्रश्न संख्या 110 देखिए, पूछा जा रहा है कि धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 110 का ए विकल्प सही हो जाएगा। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। अब एक प्रश्न और बनता है कि ये जो धन का निष्कासन सिद्धांत है ये सर्वप्रथम किसने दिया था। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम इस सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा 1867 में ही अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी से ही संबंधित है। इसके बाद 1870 में द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ये भी दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। और उसके बाद 1871 में ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया में भी धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न और आपके यहां पूछा गया था और आप सभी को पता है कि धन निष्कासन सिद्धांत से संबंधित है दादा भाई नौरोजी, लेकिन यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया और आपसे पूछा गया कि 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण देते हुए धन के बहिर्गमन सिद्धांत को किसने दिया। तब आपका जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है? तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 111। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंग धरातली उभार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी होती है। देखिए यहां पर अगर हम भूकंपी तरंगों की बात करें तो दो तरंगे भूगर्भीय तरंगे होती हैं और एक होती है धरातली तरंग। याद रखिएगा P और S ये दोनों तरंगे भूगर्भीय तरंगे होती हैं और जो L तरंग होती है ये धरातली तरंग कही जाती है। अगर हम बात कर ले सबसे पहले इस प्रश्न के आंसर की,
यानी कौन सी तरंग धरातली उभार और गर्त बनाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, एस तरंग। अब जरा सबसे पहले पी तरंग को समझिए। जो पी तरंग होती है ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखेंगे। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और ध्वनि तरंगे कैसी प्रकृति की होती है? अनुदैर्ध्य। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो पी तरंगे हैं ये ठोस, तरल और गैस तीनों में गमन कर सकती हैं। यदि हम गति की बात करें तो जो पी तरंगे होती हैं इनकी गति सबसे तेज होती है। क्लियर है? यही कारण है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले यह अनुभव की जाती है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, यदि हम तीव्रता की बात करेंगे तो तीव्रता इसकी सबसे कम होती है। गति के संदर्भ में पी तरंग की गति सबसे तेज, लेकिन तीव्रता की बात करेंगे तो तीव्रता इसकी सबसे कम होती है। यदि हम बात कर लें एस तरंग की, तो याद रखिएगा जो एस तरंग होती है ये प्रकाश तरंगों के समान होती है। अब प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकार की। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो एस तरंगे हैं ये तरंग दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। क्लियर है? और एक बात याद रखिएगा, पी तरंग में ये फैक्ट अगर कोरिलेट कर लिया जाए तो जो पी तरंगे हैं इनकी दिशा की ये समानांतर चलती हैं। पी तरंगे दिशा के समानांतर चलती हैं और जो एस तरंगे हैं वो दिशा के समकोण पर कंपन करती हैं। याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो एस तरंगे हैं ये धरातली उभार और गर्त के लिए उत्तरदायी होती हैं, वहीं जो पी तरंगे होती हैं वो संकुचन और फैलाव की क्रिया करती हैं। क्लियर है? दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे तो आपको याद रहेगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो एस तरंगे हैं इनको द्वितीयक तरंग कहा जाता है या गौण तरंगे भी कहा जाता है। ये केवल ठोस में गमन करती हैं। याद रखिएगा, यदि हम गति की बात करें तो जो एस तरंगे हैं वो गति के मामले में पी से कम होती हैं लेकिन एल से अधिक होती हैं। यदि हम एस तरंग की तीव्रता की बात कर लें तो ये पी से अधिक होती हैं लेकिन एल से कम होती हैं। क्लियर है? और यदि हम लास्ट में एल तरंग की बात कर लें तो ये धरातली तरंग होती हैं। गति इनकी सबसे कम होती है लेकिन तीव्रता सबसे ज्यादा एल तरंग की होती है। अब ये जो भूकंपी तरंगों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सभी प्रश्न आपको यहां पर कवर करा दिए गए। यदि आपको पता है तो आपका रिवाइज हो गया, अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 112 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वेधी ज्वालामुखी आकृति नहीं है। देखिए, एक चीज जान लीजिए कि जब ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा धरातल के नीचे ठंडा हो जाता है तो जो आकृति बनती है उसको कहते हैं अंतर्वेधी ज्वालामुखी। क्लियर है? अब देखिए इसमें कौन कौन सी आकृति है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सी आकृति नहीं है, तो सबसे पहले इसका आंसर कर लीजिए। यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ज्वालामुखी शंकु जो है ये अंतर्वेधी ज्वालामुखी की आकृति नहीं है। ये कैसी है? ये बहिर्वेधी ज्वालामुखी आकृति है। ठीक है, यानी अगर ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा से धरातल के नीचे वो ठंडा होकर आकृति बनाएगा तभी वो अंतर्वेधी ज्वालामुखी कहा जाएगा। अब इससे बैथोलिथ ये आकृति बनती है, लेपोलिथ ये भी अंतर्वेधी है, डाइक ये भी अंतर्वेधी है, सिल ये भी अंतर्वेधी है, फेकोलिथ ये भी क्या है? अंतर्वेधी है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 113 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ कृषि की विशेषता है। तो याद रखिएगा, अगर हम रोपड़ कृषि की बात करें तो ये विस्तृत कृषि क्षेत्र में होती है, ये भी सही है। अधिक पूंजी निवेश होता है, ये भी सही है। और उच्च प्रबंधन और तकनीकी की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसलिए प्रश्न संख्या 113 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम रोपड़ कृषि की बात करें तो रोपड़ कृषि एक वाणिज्यिक कृषि है। ठीक है, यानी एक वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है रोपड़ कृषि। और ये जो रोपड़ कृषि है ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होती है। याद रखिएगा, रोपड़ कृषि जो है एक फसली कृषि है, यानी इसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर संकेंद्रण होता है। यदि हम विश्व में बात कर लें तो विश्व में मलेशिया में रबड़ के संदर्भ में आप देखेंगे, ब्राजील की बात करें तो कहवा, और अगर हम भारत और श्रीलंका की बात करें तो चाय के संदर्भ में आप रोपड़ कृषि का उदाहरण देख सकते हैं। यदि हम रोपड़ कृषि के संदर्भ में अगर फसलों की बात कर लें तो इसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास इनकी एकल फसल उगाई जाती है। क्लियर? कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 114 प्रश्न संख्या 114 में पूछा जा रहा है कि अंगूर की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र की विशेषता है। तो याद रखिएगा, जो अंगूर की कृषि है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की में होती है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 114 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इस क्षेत्र में जो खट्टे फल हैं इनकी आपूर्ति होती है और अंगूर की खेती अभी आपने जाना कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है और अंगूर से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन भी होता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 115 पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आणविक एजेंसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में
IAEA कहा जाता है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है कि इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी, तो यहां पर यह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। दूसरा दिया गया है कि इसका मुख्यालय लंदन अर्थात यूके में स्थित है, तो ये यहां पर दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है इसका मुख्यालय वियना में है, वियना अर्थात ऑस्ट्रिया, यानी यहां पर आपका केवल पहला कथन सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 115 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर यह पूछा जाता कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो परमाणविक ऊर्जा है उसके शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और सैन्य उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश करना। क्लियर है? इस प्रकार यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ सूफी सिलसिले से संबंधित शब्द हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। पहला लिखा गया पीर, पीर का मतलब होता है संत, ये सही है। खानकाह का मतलब होता है आश्रम, ये भी सही है। सी विकल्प लिखा है बाशरा और लिखा है कि जो इस्लामी कानून का पालन न करे उसको कहते हैं बाशरा, ये गलत है। यानी प्रश्न संख्या 116 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो सूफी सिलसिला है ये दो भागों में बटा है, एक होता है बाशरा और एक होता है बेसरा। ठीक है, जो बासरा होते हैं जो कि विकल्प सी में लिखा हुआ है ये इस्लामी कानून को मानते हैं और जो बेशरा होते हैं ये इस्लामी कानून का पालन नहीं करते। क्लियर? और डी विकल्प में समा लिखा है, इसका मतलब होता है सूफी गायन। क्लियर? यहां इस प्रकार सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 117। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूफी संतों में किस एक को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, निजामुद्दीन औलिया साहब को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 117 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि निजामुद्दीन औलिया साहब का जन्म बदायूं में हुआ था, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश स्पेशल में। और कई बार आपसे यह भी पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या था, तो याद रखिएगा बाबा फरीद। इस प्रकार यहां पर आपका यह प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 118 देखिए। प्रश्न संख्या 118 में पूछा जा रहा है कि रहनुमाई मजदायसन सभा किस वर्ग के धार्मिक सुधार से संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, पारसियों के धार्मिक सुधार से संबंधित है रहनुमाई मजदायसन सभा। क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 118 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो रहनुमाई मजदायसन सभा पारसियों के धार्मिक सुधार के लिए स्थापित की गई, इसकी स्थापना 1851 में नौरोजी फरदुद्दीन जी के द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी शामिल थे, एसएस बंगाली तथा अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। किसकी स्थापना में? रहनुमाई मजदायसन सभा की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 119। प्रश्न संख्या 119 में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा जब कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 119 का बी विकल्प सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ये 1940 से 1945 तक 6 वर्षों के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस प्रकार से आपको रिलेट कर सकते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो 9 अगस्त 1942 को हुआ था और इसका प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में ही हुआ था। क्लियर? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 119 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 120। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आजाद हिंद बचाव समिति के नेतृत्व करता थे। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर आपका सही जवाब होगा भूलालाल देसाई, यानी प्रश्न संख्या 120 का सी विकल्प सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जो आजाद हिंद फौज के सैनिक और अधिकारी थे उनके ऊपर लाल किले में मुकदमा चलाया गया 1945 में और इन्हीं लोगों के बचाव के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसको कहा गया आजाद हिंद फौज बचाव समिति। इस समिति का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। और अगर इसमें अन्य वकीलों के ग्रुप की बात करें तो इसमें तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरोड़ा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। क्लियर है? यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 121। पूछा जा रहा है कि राजकोषीय घाटे से यदि हम ब्याज भुगतान को घटा दें तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा पता चलता है, इसलिए यहां प्रश्न संख्या 121 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्राथमिक घाटे को 93-94 में भारत सरकार के द्वारा पहली बार बजट में प्रस्तुत किया गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 122। पूछा जा रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो याद रखिएगा जब पृथ्वी सूर्य की न्यूनतम दूरी पर हो तो उस स्थिति को कहते हैं उपसौर की स्थिति। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है, इसलिए यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा।
और यदि अधिकतम दूरी पूछा जाता तो उसको कहते हैं अपसौर, और ये अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को बनती है। ठीक है, तो आप दोनों स्थिति के संदर्भ में याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 123 देखिए। प्रश्न संख्या 123 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहले कथन में कहा जा रहा है कि ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। जो ईस्ट होते हैं ये अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उप उत्पाद है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 123 का दोनों स्टेटमेंट सही है। अब सबसे पहली बात यह है कि आपको यह समझने की आवश्यकता है कि अवायवीय श्वसन क्या होता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहते हैं अवायवीय श्वसन, और जिसमें अभी आपने ईस्ट का उदाहरण देखा कि यह अवायवीय श्वसन करता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अवायवीय श्वसन होता है इसमें ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट इसी से संबंधित है। इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 123 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 124 पूछा जा रहा है कि किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है। तो याद रखिएगा, कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि विश्राम की अवस्था में है तो उसकी औसत श्वसन दर 15 से 18 मिनट प्रति मिनट होती है। इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 124 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और अगर यही व्यक्ति अधिक व्यायाम करता तब इसकी श्वसन दर कहां पहुंच जाती, तब इसकी श्वसन दर लगभग 25 प्रति मिनट पहुंच जाती। क्लियर है, इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 125 पूछा जा रहा है कि पौधे अपने किस भाग द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा कि पौधे पत्तियों की सतह पर स्थित जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं उनसे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 125 का यहां पर आपका विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 126। प्रश्न संख्या 126 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है सोडियम क्लोरेट। याद रखिएगा, सोडियम क्लोरेट जो है ये शाकनाशक के तौर पे जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है लिथियम बाइकार्बोनेट। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में, ये भी सही है। अगला कहा जा रहा है कि जिंक फास्फेट, और क्या लिखा है रोडेंटिसाइड यानी रोडेंट नासी, इसको इंग्लिश में कहते हैं रोडेंटिसाइड। ठीक है, तो ये जिंक फास्फेट होता है। याद रखिएगा, रोडेंटिसाइड का मतलब ये होता है कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो जैसे चूहा, इनको मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, जिंक फास्फेट्स के संदर्भ में बहुत प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम जिंक फास्फेट के कुछ और उपयोग को देख लें तो इसका उपयोग दंत चिकित्सकों के द्वारा भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार ये आपने सुना होगा कि दांत में सुराख हो गया, इसमें सीमेंट भरना है, तो ये सीमेंट नहीं भरा जाता है, इसमें जिंक फास्फेट। अगर रंग बनाने के संदर्भ में बात करें तो जिंक फास्फेट का प्रयोग होता है। जंग अवरोधक के रूप में भी जिंक फास्फेट का प्रयोग, जल के उपचार में भी जिंक फास्फेट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इन सभी उपयोग में भी आप इसको याद रखेंगे। इस प्रकार यहां पर अगला देखिए, प्रश्न संख्या 126 का डी विकल्प कर रहा है कि कपास प्रोटीन। देखिए, जो कपास है ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, ये सेलुलोज का बना हुआ एक रेशा है, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 126 का डी विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रोटीन नहीं सेलुलोज का बना होता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 127। प्रश्न संख्या 127 में पूछा जा रहा है कि विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये जो विभिन्न रासायनिक तत्व हैं इनकी जांच ऑटो एनालाइजर के द्वारा होती है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 127 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 128 पूछा जा रहा है कि आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति से क्या तात्पर्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो आयात प्रतिस्थापन नीति है इसमें क्या होता है कि आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना ही ये आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति होती है। इसमें होता क्या है कि जो विदेशी वस्तु है उसकी जगह पर घरेलू उद्योग को तवज्जो दिया जाता है, घरेलू प्रोडक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लियर, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति होती है। क्लियर, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 129 पूछ रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात सरकार की निर्धनता निवारण की त्रिआयामी रणनीति में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक शामिल नहीं था। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात सरकार की जो निर्धनता निवारण यानी निर्धनता को हटाने के लिए जो त्रिआयामी रणनीति बनी उसमें एक है समृद्धि उन्मुख रणनीति, दूसरी है निर्धनता निवारक कार्यक्रम और तीसरी है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, यानी यहां पर कौन शामिल नहीं है, विशेष आवश्यकता कार्यक्रम। यानी प्रश्न संख्या 129 का बी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 130। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है। तो देख लीजिए, अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य की बात करें तो समृद्धि ये उसका लक्ष्य है, आधुनिकरण ये भी लक्ष्य है, आत्मनिर्भरता ये भी लक्ष्य है, आत्मनिर्भरता और समानता। लेकिन यहां पर सामाजिक सशक्तिकरण ये लक्ष्य नहीं है, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 130 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 131। पूछा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन में कौन सा सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन के लिए जो भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना है उसमें 8 राष्ट्रीय मिशन है। कौन कौन से राष्ट्रीय मिशन है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सौर मिशन जो कि इसमें विकल्प सी में दिखा है, फिर है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता नियम, ये भी शामिल है। उसके अलावा राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र मिशन है, फिर राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, और इसके अलावा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक मिशन है। तो इस प्रकार आप यहां पर देख रहे हैं कि ये सभी विकल्पों पे तो बात हुई, लेकिन राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन ये जलवायु परिवर्तन के लिए 8 राष्ट्रीय मिशन में शामिल नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 131 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 132। प्रश्न संख्या 132 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है। तो यहां पर आप देखिए, रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन और यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इन तीनों का जो मुख्यालय है ये जेनेवा में है, लेकिन इंटरपोल का मुख्यालय लियोन पेरिस में है। क्लियर है? इसलिए यहां प्रश्न संख्या 132 का डी विकल्प सही हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय जेनेवा में नहीं बल्कि लियोन पेरिस में है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 133। पूछा जा रहा है कि आयात संरक्षण हेतु लगाए जाने वाले प्रशुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, जो प्रशुल्क है इसको इंग्लिश में कहा जाता है टैरिफ। ठीक है, आयात संरक्षण हेतु, देखिए जो जब हम आयात संरक्षण की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार जो विदेशी प्रतिस्पर्धा है उससे कैसे अपने घरेलू उद्योग को बचाए, इसके लिए जो व्यवस्था की जाती है उसको कहते हैं आयात संरक्षण हेतु उपाय। क्लियर? इस संदर्भ में आपने देखा होगा कि 2 प्रकार के उपाय ज्यादा है। जैसे एक होता है प्रशुल्क यानी टैरिफ, और दूसरा होता है कोटा। ये जो यहां पर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है प्रशुल्क के संदर्भ में यानी टैरिफ के संदर्भ में, आइए पहले इसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट करा है कि यह आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो टैरिफ होता है, जो वस्तुएं आयात हो रही हैं दूसरे जगह से मंगाई जा रही हैं दूसरे देश से, उन पर यह टैरिफ लगाया जाता है ताकि उनके रेट में बढ़ोतरी हो और हमारे जो घरेलू उद्योग हैं वो उनका कंपटीशन कर सके। यानी यहां पर ए कथन तो सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, अभी इसको मैंने एक्सप्लेन किया, यानी बी विकल्प भी सही है। अगला कह रहा है कि इनमें वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है। देखिए यहां पर सी विकल्प जो है ये प्रशुल्क के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कह रहा है इसमें वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है। देखिए वस्तुओं की मात्रा यानी अगर हम ये कहेंगे कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ये किस में स्पेसिफाई होता है? ये कोटा में स्पेसिफाई होता है। ठीक है, तो यानी ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आयात संरक्षण के कोटा नियम के तहत आता है। ठीक है, यहां पर ये प्रशुल्क के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अब निश्चित तौर पर यहां पर आप प्रशुल्क अर्थात टैरिफ और कोटा को समझ गए होंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 134, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अभी कल ही के टेस्ट श्रृंखला में मानव पूंजी पर चर्चा हुई थी। हमने आपको बताया था कि जब किसी भी मानव को प्रशिक्षित किया जाए, उसको शिक्षा दी जाए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, उसको सूचना दी जाए, तो ये सभी चीजें उस मानव को मानव पूंजी में तब्दील करती हैं, अर्थात उसको प्रोडक्टिव बनाती है। और याद रखिए कि जब मानव प्रोडक्टिव होगा, जब वो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, उत्पादन में मदद करेगा, तो वो क्या होगा? आर्थिक समृद्धि होगी। इसका मतलब यह है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से प्रभावित होंगे, यानी यहां पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कारण में कि मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है, यानी यहां पर आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या की जा रही है। क्लियर? तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 135, पूछा जा रहा है कि भुगतान संतुलन की समस्या कि तात्कालिक निदान हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया था? तो याद रखिएगा, रुपए के अवमूल्यन की बात करें तो यह सर्वप्रथम 1991 में किया गया था, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा का आगमन में बढ़ोतरी हुई थी। इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 135 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा 1991 में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 136, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है।
मुद्रा बाजार के उपकरण की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा मुद्रा बाजार के उपकरण में एडहॉक ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक प्रपत्र, जमा प्रमाण पत्र, ये सभी क्या है? ये सभी मुद्रा बाजार के उपकरण है। यहां पर कौन उपकरण नहीं है? तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देसी बैंकर्स इसके उपकरण नहीं है। क्लियर है? याद रखिएगा भारतीय मुद्रा बाजार का जो नियमन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका जवाब होगा आरबीआई के द्वारा। क्लियर है? इसको भी याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 137। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के प्रमुख स्रोत हैं? तो यहां पहला दिया कि भारत में जनगणना रिपोर्ट, तो ये भी सही है। दूसरा दिया राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट, ये भी सही है। तीसरा दिया है कि रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंकड़े, ये तीनों ऐसी रिपोर्टें हैं जो भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के स्रोत हैं, इसलिए यहां प्रश्न संख्या 137 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 138। प्रश्न संख्या 138 में कहा जा रहा है कि यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं और आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहा जा रहा है कि किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिभाषा भी है। यानी यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एफडीआई के संदर्भ में। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी नहीं सम्मिलित की जाती है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी अगर शेयर बाजार में जो विदेशी पूंजी है उसको आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई में शामिल नहीं करते। इस प्रकार प्रश्न संख्या 138 का दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 139। प्रश्न संख्या 139 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहां पर एक तरफ संगठन के नाम है, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय के नाम दिए गए हैं। विकल्प ए में लिखा हुआ है ओपेक। याद रखिएगा ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। यह सही है। कई बार आपसे ओपेक का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर है? और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। विकल्प बी में लिखा हुआ है नाम। देखिए नाम का फुल फॉर्म होता है नॉन एलिज्ड मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्लियर है? और ये न्यूयॉर्क शहर से संबंधित है। सी विकल्प में लिखा है सार्क। देखिए सार्क का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? काठमांडू, नेपाल में। सार्क का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है। डी विकल्प में लिखा है आसियान। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ये गलत है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 139 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और यदि आपसे आसियान का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका जवाब होगा द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्लियर? और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, इसको भी याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 140। यहां पर पूछा जा रहा है कि इसमें जो कथन दिए गए हैं इसमें कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न संख्या 140 का पहला कथन है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो चक्रीय होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा के स्थानांतरण होता है वो एक दिशी होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर क्या हो गया? यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण संबंधी 10% नियम लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि जो खाद्य श्रृंखला है या खाद्य कड़ी है, इसमें प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार के रूप में रूपांतरित करता है। इसी को कहा जाता है ऊर्जा स्थानांतरण संबंधी 10% का नियम। और किसने दिया था? लिंडेमान ने। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 140 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 141। यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित युग्म है? एक तरफ विधायिका का नाम है और दूसरी तरफ संबंधित देश का नाम दिया गया है। पूछा जा रहा है कि जो डाइट विधायिका है ये किस देश से है? तो आपका सही जवाब होगा जापान। ये सही सुमेलित है। कांग्रेस को संयुक्त राज्य अमेरिका से सुमेलित किया जा रहा है। यह भी स्टेटमेंट सही है। यदि हम बात करें नेसेट की तो नेसेट का संबंध इजराइल से है। यह भी सही है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 141 में तीनों सुमेलित हैं, इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है सही सुमेलित है। और भारत के संदर्भ में पूछा जाता तो आप संसद बताते। अगला देखिए प्रश्न संख्या 142। प्रश्न संख्या 142 में पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से वे माध्यम हैं जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? यहां पर विकल्प में दिया गया है वित्तीय कटौती। बिल्कुल सही है। वित्तीय कटौती के माध्यम से विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इसी प्रकार स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी
विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। यानी यहाँ पर तीनों जो हैं ये सही हो जाएंगे, इसलिए यहाँ प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 142 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 143। पूछा जा रहा है कि संसद के किसी सदन में यदि बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है तो संसद का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। कोरम से तात्पर्य क्या है? देखिए ऐसा है कि जब संसद चलाने के लिए एक न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई उसको कहा जाता है कोरम। कोरम का मतलब है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए तभी संसद चलेगी, अन्यथा की स्थिति में जो अध्यक्ष महोदय हैं वो उसको स्थगित करेंगे या कुछ देर के लिए निलंबित। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, यहां पर प्रश्न संख्या 143 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि संसद की कोरम संबंधी जो सदस्य संख्या का 1/10वां भाग यानी 10वां भाग दिया गया ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तब आपका जवाब होगा ये अनुच्छेद 100 के सब क्लास 3 में से संबंधित है। अनुच्छेद 100 के सब क्लास 3 में इस बात का प्रावधान है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 144। प्रश्न संख्या 144 में पूछा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। क्लियर? पहला कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसको आहूत राष्ट्रपति महोदय करते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो लोकसभा अध्यक्ष इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 118 में इस बात की व्यवस्था है कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगला बी विकल्प में लिखा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये प्रमाणित करते हैं कौन, लोकसभा अध्यक्ष महोदय। ये भी स्टेटमेंट सही है। और अगर पूछ लिया जाए कि इस बात का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 110 के सब क्लॉज 3 में इस बात का प्रावधान है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इस बात को प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष महोदय करेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 144 का सी विकल्प लिखा हो कि लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में वह मतदान करेंगे, वह का मतलब लोकसभा अध्यक्ष। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर इसका प्रावधान पूछा जाए तो याद रखिएगा अनुच्छेद 100 के सब क्लाज 1 में यह बात लिखा गया है कि मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देंगे। इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 144 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। यहां जितने भी कथन दिए गए हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में सही है। अगला है प्रश्न संख्या 145। पूछा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या हो सकती है। देखिए ये प्रश्न आप कर चुके हैं और मैंने आपको इसके संदर्भ में अनुच्छेद भी बताया था। देखिए अनुच्छेद याद करने वाली चीज नहीं है, एक दिन बैठेंगे और सभी अनुच्छेद याद हो जाएगा। जब संदर्भ आए आप उसको निश्चित तौर पर कोरिलेट करें। अब यहां पर दोनों बातों का आपको जवाब देना है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसमें अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। कुछ राज्यों में अपवाद है जैसे सिक्किम और गोवा, उनको छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल सिनारियो में आपसे पूछा जा रहा है। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 170 के सब क्लॉज 1 में इस बात की व्यवस्था की गई है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 146। प्रश्न संख्या 146 में पूछा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन आपको फाइंड आउट करना है। पहला कथन करा है कि यह राज्य सूची एवं संवर्ती सूची पर कानून बनाने में सक्षम है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाने में ये सक्षम है राज्य की विधानमंडल। दूसरा लिखा है कि संवर्ती सूची के विषयों पर इसे कानून बनाने का अनन्य अधिकार है। ये शब्द यहां पर इस स्टेटमेंट को गलत कर देता है, इसलिए प्रश्न संख्या 146 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जो संवर्ती सूची है उस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अनन्य अधिकार नहीं है। संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल के अलावा आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, इसलिए अनन्य अधिकार कहना गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 का यहां पर बी विकल्प आंसर हो जाएगा। और जो सी विकल्प में लिखा है कि विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, तो ये सही है। ठीक है, यहां प्रश्न संख्या 147 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो याद रखिएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ और इसी एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी शासन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 147 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला देखिए प्रश्न संख्या 148। पूछा जा रहा है कि वाटरलू का जो युद्ध है
वो मित्र राष्ट्रों की सेना और नेपोलियन के मध्य किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा ये 1815 में हुआ था और इसमें नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था। इस प्रकार यहाँ प्रश्न संख्या 148 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 149 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में सत्य नहीं है? पहला दिया गया है इसको स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया था, यानी जो मौलिक कर्तव्य है इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ये यहां पर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य है ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, यानी यहां प्रश्न संख्या 149 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि ये संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में वर्णित है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी जो मौलिक कर्तव्य है ये भाग 4 क में है और अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 क में दिया गया। एक बात और याद रखिएगा कि जब मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, तो मौलिक अधिकार जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 10 थी। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो याद रखिएगा वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई, यानी एक मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और कौन सा मौलिक कर्तव्य, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता या संरक्षक उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। इस प्रकार यहां पर इस प्रश्न का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते थे उसको कवर किया गया। कई बार मौलिक कर्तव्य डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य है कि नहीं, उसको भी एक्सप्लेन किया गया है और आगे भी किया जाएगा, और कई बार उनसे संबंधित अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 150। प्रश्न संख्या 150 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां पर एक तरफ पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम है। विकल्प ए में लिखा है वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ, ये सही है। दूसरा पूछा जा रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का संबंध रूसो से है, ये भी सही है। तीसरा दिया दास कैपिटल, इसका संबंध कार्ल मार्क्स से है, ये भी सही है। डी विकल्प में लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये लेनिन से संबंधित दिखाया जा रहा है, जबकि द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है ये मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। ठीक है, इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज ये किससे, मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 150 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। इस प्रकार यहां पर सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्नों को जहां पर आवश्यकता पड़ी वहां पर विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया गया। अगली क्लास में फिर नए 50 प्रश्नों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।